नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का और अभी तक उसके अंदर हम 2 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है चैनल के ऊपर, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और आज वाली क्लास देखने से पहले पिछली क्लास ज़रूर देख ले, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे के साथ में लिंक होती है। हर एक चैप्टर का जो भी बेसिक होता है उसका पूरे का पूरा पहले जो हमारा पहला लेक्चर होता है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो आज तीसरी क्लास पे आया है डायरेक्ट, तो एक बार जाकर वो पहली 2 क्लास ज़रूर देख ले। और जिस बच्चे ने पिछली दोनों क्लासेस देख ली हैं और दोनों क्लासेस करने के बावजूद कोई क्वेश्चन उनको उन टाइपों से ऐसा लगा हो जो उन्होंने प्रैक्टिस किया हो, क्वेश्चन ना हुआ हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया जाता है, आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। या और ऐसा कोई पॉइंट लगा हो क्लास के अंदर जो आपके समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आगे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। 2850 रुपये में एक साइकिल सेल की एक दुकानदार ने और उसने बोला कि 14% का प्रॉफिट है मेरा। यदि प्रॉफिट घट के 8% रह जाए तो फिर सेलिंग प्राइस क्या आएगा। अगर प्रॉफिट को घटा के 8% कर दिया जाए तो फिर सेलिंग प्राइस क्या आएगा। अब उसने बोला कि एक दुकानदार ने एक साइकिल सेल की है 2850 रुपये में। 2 ही चीज़ पढ़ी थी हमने, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्योंकि अभी तक मार्केट प्राइस का तो जिक्र हुआ नहीं। मार्केट प्राइस का जिक्र होगा जहाँ पे डिस्काउंट वगैरह वर्ड यूज़ करेगा वो। अब सेलिंग प्राइस जितने रुपए में वो आर्टिकल सेल हुआ है और कॉस्ट प्राइस हम बोलते थे उसको जो लागत मूल्य होता था, मतलब जो पैसे उसकी जेब से गए हो। शुरुआत में उसने 14% का प्रॉफिट कमाया है। 14% का प्रॉफिट आप बोलोगे 14/100, अगर 2 पे कैंसिल आउट करूँ 7, 2 पे कैंसिल आउट करूँ 50। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में दी जाती है हम उसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं या ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, और ऊपर वाला हमेशा चेंज होता है। अगर वो आर्टिकल 50 रुपये का होगा तो 50 रुपये वाले आर्टिकल के ऊपर उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 7 रुपये का। और 50 वाली चीज़ पे अगर 7 रुपये का प्रॉफिट होगा तो मेरे हिसाब से वो आर्टिकल सेल हुआ कितने रुपए में, 57 रुपये में, क्योंकि एक्चुअल जो उस आर्टिकल की कॉस्ट है वो कॉस्ट उस आर्टिकल की 50 रुपये है और 7 रुपये का प्रॉफिट आने के बावजूद वो आर्टिकल सेल किया उसने 57 रुपये में। लेकिन अपने हिसाब से वो आर्टिकल सेल हुआ 57 में, लेकिन उसके हिसाब से वो आर्टिकल सेल हुआ 2850 रुपये में। तो 57 पे जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आएगा ये 50 गुना, क्योंकि 57 पंजा 285, तो ये यहाँ से आपका 50 गुना, ये 50 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा, 50 गुना, और यहाँ से ये भी 50 गुना। तो आपका उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया मेरे पास में, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, वो कितना है, 2500 रुपये। अब आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसकी। अब उसने बोला कि जो प्रॉफिट 14% था, 14% का प्रॉफिट घट के अब कितना हो गया, 8% रह गया। मतलब जिस आर्टिकल के ऊपर पहले उसने प्रॉफिट 14% कमाया था, वो 14% का प्रॉफिट अब घट के 8% रह गया। तो अब जो न्यू सेलिंग प्राइस वो क्या आएगा। मैंने पहले भी बताई ये चीज़, सेलिंग प्राइस, अगर न्यू सेलिंग प्राइस हमें निकालना हो तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी आगे लॉस प्रॉफिट बोलेगा वो सारा का सारा लॉस प्रॉफिट में सारा का सारा किस पे से दूंगा, कॉस्ट प्राइस पे से। क्योंकि जब तक मुझे लागत मूल्य का नहीं पता होगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ है। वो आर्टिकल 2500 रुपये का है और 2500 वाली चीज़ पे उसने 8% का प्रॉफिट बोला। 2500 वाली चीज़ पे अगर 8% का प्रॉफिट बोलोगे आप,
यहाँ पे एक डॉट लगते वैल्यू 10%, यहाँ डॉट लगते वैल्यू 1%, और 1% आपका किसके बराबर आया? 25 के बराबर। 1% 25 के बराबर, 8% 200 के बराबर, तो 25 वाली चीज़ अब कितने रुपए में जाएगी आपकी यहाँ से? 2700 रुपये में। यही उसका क्वेश्चन था। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से मैं। एक आर्टिकल एक दुकानदार ने 2850 रुपये में सेल किया, और 2850 रुपये में सेल करने के बावजूद उसको 14% का प्रॉफिट है। 14% का प्रॉफिट आप बोलोगे कि ओवरऑल जो 14% का प्रॉफिट आया यहाँ से, 50 वाली चीज़ कितने रुपए में सेल करके गया? वो 57 में। मेरे हिसाब से 57 में, लेकिन उसके हिसाब से 2850 में। 57 वाली चीज़ 2850, ये यहाँ से 50 गुना, तो ये भी 50 गुना। 50 वाली चीज़ को आप 50 गुना करोगे तो कितना निकल के यहाँ पे? 2500 रुपये। यहाँ से 2500 रुपये, तो अब 2500 रुपये क्या आपका कॉस्ट प्राइस, और 2500 मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब उसने बोला कि प्रॉफिट 14% नहीं, 8% ही मिला मुझे, बस 14% से पे घट के 8%, तो 2500 का 8% निकाला 200 रुपये। मतलब जो आर्टिकल अब उसको 2500 रुपये का पड़ा था, उसके ऊपर 200 रुपये और कमाए उसने, और अब उसने कितने रुपये में सेल कर दिया उस आर्टिकल को? 2700 रुपये में। यही उसने पूछा था कि जो न्यू सेलिंग प्राइस है मेरा, वो किसके बराबर आएगा? तो आपका आंसर रहने वाला है यहाँ से 2700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी रिक्शा 720 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति अपनी रिक्शा को 720 रुपये में बेच के आया, सेलिंग प्राइस, और उसको 25% का लॉस हुआ। ऐसा करने पर उसको 25% का लॉस हुआ। अगर वो 25% प्रॉफिट में बेचता अपनी रिक्शा को, तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होता? एक दुकानदार ने मतलब अपनी रिक्शा सेल की 720 रुपये में, और उसने बोल दिया कि अगर मैं 720 रुपये में रिक्शा को बेच के आता हूँ, तो 720 रुपये में बेचने के बावजूद मुझे लॉस होगा कितने का? 25% का। अब 720 रुपये में आर्टिकल सेल किया, 720 रुपये में आर्टिकल सेल होने के बावजूद भी 25% का लॉस है, तो 25% की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आप बोलोगे 1/4। डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू बोलोगे। मतलब अगर वो रिक्शा 4 रुपये की थी, मेरे हिसाब से 4 वाली चीज़ के ऊपर लॉस हुआ कितने का? 1 रुपये का। 4 वाला आर्टिकल के ऊपर अगर 1 रुपये का लॉस बोलो आप, तो 4 वाली चीज़ पे 1 का लॉस आने के बावजूद वो आर्टिकल सेल हुआ कितने रुपए में? 3 रुपये में, क्योंकि एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट है वो 4 यूनिट के बराबर है, और उसके ऊपर 1 यूनिट का लॉस, तो आर्टिकल कितने में गया? 3 में। मेरे हिसाब से 3 में, लेकिन उसके हिसाब से कितने रुपए में गया है? 720 रुपये में। तो यहाँ से बोलोगे आप 240 गुना, क्योंकि जब 720 को आप 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे निकल के आएगा आपका 240। 1 यूनिट की वैल्यू 240, तो यहाँ पे भी 240 गुना। 240 गुना 4, 960, और जो 960 रुपये आए वो क्या है यहाँ से? आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब जो आर्टिकल 720 में उसने बेचा था, उस केस के अंदर उसको लॉस था 25% का। अगर मैं नो लॉस नो प्रॉफिट की बात करूं, तो वो प्राइस क्या है? 960 रुपये, क्योंकि जो उसकी जेब से पैसे लगे हैं वो कितने हैं? 960। अब उसने बोला कि अगर मैं 25% लॉस की बजाय 25% प्रॉफिट में उस आर्टिकल को सेल करता, तो उस केस के अंदर जो सेलिंग प्राइस आता वो क्या रहता मेरा? तो 960 रुपये का आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस प्रॉफिट काउंट करने के लिए मुझे किसका पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस का। तो 25% का प्रॉफिट 1/4, तो अब 4 वाली चीज़ किस में सेल करेगा? 5 में, क्योंकि पिछली बार 4 पे 1 का लॉस था तो वो चीज़ 3 में गई थी। अब की बार वो 4 वाली चीज़ पे 1 का प्रॉफिट मांग रहा है, तो 4 वाली चीज़ पर अगर 1 का प्रॉफिट मांगेगा तो वो चीज़ कितने रुपये में जाएगी? 5 में। मेरे हिसाब से 4 वाली चीज़ 960, 240 गुना, क्योंकि यहाँ पे देखा था आपने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 240, तो 240 गुना, तो 5 वाली चीज़ भी 240 गुना, 24 पंजा 120, तो जो न्यू सेलिंग प्राइस आया वो कितने रुपये आया? 1200 रुपये। मतलब अगर दुकानदार उस आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो वो सेल करना पड़ेगा उसको कितने रुपए में? 1200 रुपये में। यही उसने पूछा था
कि अगर 25% लॉस की बजाय 25% प्रॉफिट में उस आर्टिकल को सेल करके जाऊं तो मेरा ओवरऑल जो लॉस प्रॉफिट है वो किसके बराबर आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डीलर है, वो 20% के प्रॉफिट में एक आर्टिकल को बेचता है और 10% का डिस्काउंट देता है, और अगर उसको प्रॉफिट 7500 रुपये का हुआ हो तो उसका एडवर्टाइजिंग प्राइस या आप बोलोगे मार्केट प्राइस क्या रहा होगा। तो इससे पहले डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ लेते हैं एक बार। जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी होगी उसको तो पता होगा, क्योंकि मैंने पहली क्लास के अंदर सारी चीज़ें बताई थी कि डिस्काउंट वगैरह जब भी देगा वो डिस्काउंट हमेशा जो आता है आपका सारा का सारा वो मार्केट प्राइस पे से आता है, और जो आपका लॉस या फिर प्रॉफिट सारा का सारा किस पे से होता है, कॉस्ट प्राइस पे से। डिस्काउंट की जब भी बात की जाएगी हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा आपको मार्केट प्राइस पे से, और जब भी लॉस प्रॉफिट की बात होगी तो लॉस प्रॉफिट सारा का सारा किस पे से आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस पे से, मतलब जो लागत मूल्य होगा। तो अब एक आर्टिकल उसने बोला कि 20% के प्रॉफिट में सेल करूंगा मैं, तो 20% का अगर प्रॉफिट की बात करूं तो 20% प्रॉफिट होता है 1/5। अगर 20% प्रॉफिट की आप बात करोगे तो 20% प्रॉफिट होगा 1/5। अगर वो आर्टिकल 5 का है, अगर वो आर्टिकल 5 रुपये का है तो 5 में से 1 का प्रॉफिट 5 वाली चीज़ के ऊपर, और 5 वाली चीज़ के ऊपर अगर 1 का प्रॉफिट तो आर्टिकल कितने रुपए में है, 6 में गया है। और साथ में उसने एक चीज़ बोली है कि वो 10% का डिस्काउंट भी देगा। डिस्काउंट अभी मैंने बोला किस पे से आएगा, मार्केट प्राइस पे से। तो 10 वाली चीज़ के ऊपर अगर 1 का डिस्काउंट की बात करो आप तो 9 रुपये, क्योंकि 10% उसने डिस्काउंट बोला है, तो 10% क्या होता है आपका 1/10। 10 उसकी इनिशियल वैल्यू और 1 ऊपर से चेंज। अगर 10 वाली चीज़ पे 1 का लॉस होगा या 1 का डिस्काउंट होगा तो 10 वाली चीज़ के ऊपर 1 का डिस्काउंट आने के बावजूद वो आर्टिकल कितने रुपए में सेल हुआ आपका, 9 रुपये में। अब दोनों जगह पे जो डाटा कॉमन है वो डाटा कौन सा आपका, सेलिंग प्राइस का। एक जगह पे सेलिंग प्राइस 6 है, एक जगह पे सेलिंग प्राइस 9 है। तो दोनों जगह जब इक्वल करोगे इसको, एक जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होते ये वैल्यू भी 18, अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई होती ये वैल्यू भी 18। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे भी 3 से होगी, क्योंकि लास्ट तक भी रेशो क्या मेंटेन रहना चाहिए, 6 और 5 का। सेम नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, क्योंकि लास्ट तक रेशो मेंटेन रहना चाहिए 10 और 9 का। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई। तो आप ओवरऑल बोलोगे 20, 18, 15। मतलब आर्टिकल का अगर मार्केट प्राइस 20 रुपये है तो 20 वाली चीज़ के ऊपर डिस्काउंट देने के बावजूद वो चीज़ 18 रुपये में गई, और उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का 15 रुपये था, और 15 वाली चीज़ में 20% प्रॉफिट देने के बावजूद वो चीज़ 18 में है। दोनों कंडीशन मैच कर सकते हो, दोनों जगह से मैच होगी। अगर 15 वाली चीज़ को 18 के अंदर बेचा जाए तो 3 रुपये का प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट सारा का सारा किस पे से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे से। 15 वाली चीज़ 18 में तो 3 का प्रॉफिट किस पे से आया, 15 पे से। 3 का प्रॉफिट 15 पे से 1/5 20%, और 20 वाली चीज़ 18 में, 20 वाली चीज़ जब 18 में सेल होगी तो यहाँ पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, और वो 2 रुपये का डिस्काउंट किस पे से दिया गया, 20 पे से। 2 का डिस्काउंट 20 पे से, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10% का डिस्काउंट भी है। अब उसने बोला था कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 7500 रुपये है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्रॉफिट है वो 7500 रुपये है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना उसका, 3 रुपये बस, क्योंकि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15 रुपये है और वो आर्टिकल सेल हुआ कितने रुपए में, 18 रुपये में। तो अपने हिसाब से उसका प्रॉफिट 3 यूनिट, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना है,
3 की बजाय उसने बोला कि प्रॉफिट 7500 रुपये के बराबर है, तो 3 वाली चीज़ 7500, तो 1 वाली चीज़ यहाँ से बोलोगे आप 2500, और 1 वाली चीज़ अगर 2500 तो यहाँ से 20 वाली चीज़ किसके बराबर आएगी आपकी? 50,000 की। यही उसने पूछा था आपसे कि जो एडवर्टाइजिंग प्राइस है, अंकित मूल्य है या मार्केट प्राइस है, कोई भी वर्ड आपको बोले, विज्ञापित मूल्य बोले, तो वो क्या आपका 50,000। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, बस एक चीज़ ध्यान रखना भाई इस टाइप के अंदर। और एसएससी की अगर मैं बात करूँ तो एसएससी का तो आज के दिन फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है बिल्कुल। ये मोस्टली क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना आए। जहाँ पे अर्थमेटिक आएगा तो उस एग्जाम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में से भी अगर मैं इस टाइप की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का दिखाई देगा कि डिस्काउंट देने के बावजूद उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे जो भी बना सकता है वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी दे सकता है आपको, सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी दे सकता है, मार्केट प्राइस की वैल्यू भी दे सकता है, डिस्काउंट भी बता सकता है कि इतना डिस्काउंट दिया। जैसे यहाँ पे उसने बोला था कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 7500 रुपये का। एक क्वेश्चन से कितने भी क्वेश्चन बना लो, हाँ लेकिन कंसेप्ट अपना मजबूत रखना भी। जैसा उसने बोला था कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, 10% का डिस्काउंट 1/10, 10 वाली चीज़ के ऊपर 1 का डिस्काउंट, वो आर्टिकल 9 रुपये में, और 20% का मुझे प्रॉफिट भी होगा, तो 20% का प्रॉफिट 1/5, 5 वाली चीज़ 6 में। अब दोनों जगह पे कंपैरिजन किससे हुआ? सेलिंग प्राइस से। तो वैल्यू इक्वल किसकी होनी पड़ेगी? सेलिंग प्राइस की। अगर मैं और एग्जांपल देके समझाऊँ आपको, अब मैं बोल दूं कि आपके पास 300 रुपये है और मेरे पास 200 रुपये है, और एक थर्ड पर्सन के पास में 400 रुपये है। जिसके पास 400 रुपये है वो मेरे से बोलेगा कि सर आपसे 200 रुपये ज़्यादा है, और आपके पास 300, आप बोलोगे सर आपसे 100 रुपये ज़्यादा है। अब आपका भी कंपैरिजन मेरे साथ में, उस थर्ड पर्सन का कंपैरिजन भी मेरे साथ में। लेकिन एक बताओ, जब आपके साथ रेशो होगा तो 3-2, और जब उसके साथ रेशो होगा तो 2-1 का। लेकिन दोनों जगह पे कॉमन कौन हुआ? दोनों जगह पे कंपैरिजन तो मेरे साथ हुआ है, तो मेरी वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, 200 रुपये ही। सेम यहाँ पे मार्केट प्राइस का भी कंपैरिजन किसके साथ है? सेलिंग प्राइस के साथ में। कॉस्ट प्राइस का भी कंपैरिजन कहाँ पे गया? सेलिंग प्राइस के साथ में। तो दोनों जगह कॉमन कौन हुआ? सेलिंग प्राइस। तो इक्वल भी किसको होना पड़ेगा यहाँ पे? सेलिंग प्राइस को। तो एक जगह पे 6, एक जगह पे 9, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। 20, 18, 15, और 15 वाली चीज़ जब 18 में गई तो आपने देखा कि 3 का प्रॉफिट, अपने हिसाब से 3 का प्रॉफिट, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉफिट 7500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2500, 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो 20 यूनिट की वैल्यू 50,000। यही उसने पूछा था कि उसका मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ से? 50,000 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, कोई आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल का अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है। एक दुकानदार डिस्काउंट देता है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 10% का डिस्काउंट, तो 10 वाली चीज़ 9 रुपये में। उसने बोला कि 10% का डिस्काउंट देगा, और 10% का डिस्काउंट 1/10, 10 वाली चीज़ पे 1 का डिस्काउंट, तो आर्टिकल 9 में गया। 12.5% का प्रॉफिट होगा, तो 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% वैल्यू होती है 1/8, 12.5% वैल्यू आप बोलोगे 1/8, 8 वाली चीज़ के ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो 8 वाली चीज़ पे अगर मैं 1 का प्रॉफिट बोलूँ तो आर्टिकल कितने रुपए में गया? 9 रुपये में। अब दोनों जगह कॉमन कौन है? सेलिंग प्राइस। लेकिन अब की बार देखोगे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, ऊपर भी वैल्यू सेलिंग प्राइस की 9 है, नीचे भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 9 है। तो मार्केट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 9, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ से निकल के? 8। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर ही बताया था, एक ही क्वेश्चन से वो कितने भी क्वेश्चन बना सकता है, बस अपना कंसेप्ट मजबूत रखना भाई। मेरे हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे वो कितना है? 8 यूनिट, और उसके हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 800। तो मेरे हिसाब से 8, उसके हिसाब से 800, तो ये डाटा कितने गुना यहाँ पे? 100 गुना।
मेरे हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस आया वो 8, लेकिन उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस 800। 8 वाली चीज़ 800 के बराबर, तो 100 गुना। अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछे 900, अगर आपसे मार्केट प्राइस पूछे तो 1000 रुपये। अब वो आपने देखना है कि उसने पूछा क्या है। कॉस्ट प्राइस उसने खुद दिया हुआ था, अगर सेलिंग प्राइस पूछे 900 आएगा, अगर आपसे मार्केट प्राइस पूछा है तो मार्केट प्राइस क्या रहने वाला है यहाँ पे 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। उत्पादन मूल्य को आप क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस। मतलब टेप रिकॉर्डर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये है। विनिर्माता टेप रिकॉर्डर का मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ा के लिखता है। 3 चीज होंगी, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मतलब जो फाउंडर है उसने क्या किया कि जो भी आर्टिकल की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी उससे 20% बढ़ा के लिख दिया। मतलब जो भी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा उस वैल्यू से 20% बढ़ा के लिख दिया, और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% लाभ हो। एक डिस्काउंट भी देगा, 8% प्रॉफिट भी कमाएगा। तो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या रही होगी? क्वेश्चन समझना अभी। उसने बोला कि जो लागत मूल्य है उस आर्टिकल का वो 1500 रुपये है। 1500 रुपये लागत मूल्य, लेकिन वो क्या करेगा, उस आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस लिखेगा, मतलब जो एमआरपी की पर्ची आपने देखी होगी चिपकी हुई होती है, उसके ऊपर क्या किया उसने 20% बढ़ा के लिख दिया। ये आप देखते भी होंगे कई बार मार्केट के अंदर क्या करते हैं दुकानदार, जो एक्चुअल एमआरपी होता है उसके ऊपर एक पर्ची लगा के और अपना एमआरपी लिख देते हैं अपने पेन के साथ में। ठीक है, वही काम इसने किया कि जो भी मेरी लागत है ना उससे बढ़ा के लिख दूंगा कितना, 20%। और फिर आपका मन खुश रखने के लिए उसने क्या बोल दिया, मैं एक डिस्काउंट भी दूंगा आपको, क्योंकि हम तो वहीं खुश हो जाते हैं। आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि एक दुकानदार मान लो 1500 वाली चीज़ के 2000 बोल दे और 2000 रुपये बोल दे कि आपको मैं 300 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, तो हम खुश होंगे कि 300 रुपये छोड़ दिए दुकानदार ने। लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे 200 रुपये का प्रॉफिट अब भी कमा रहा हुआ आपसे। तो उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट नहीं, 20% बढ़ा के लिखा उसने। तो 20% बढ़ा के लिखा तो आप बोलोगे सर 1500 वाली चीज़ के 1800 रुपये लिख दिए उसने। क्योंकि एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब लागत मूल्य उसका, वो कितना है 1500 रुपये, और 1500 का 10% आप बोलोगे 150 रुपये। 10% 150, 20% कितना आएगा 300 रुपये। तो 20% 300 रुपये, तो 1500 वाली चीज़ कितने में गई, 1800 रुपये में। अब 1500 वाली चीज़ पे 20% प्रॉफिट कमा लिया उसने, वो आर्टिकल सेल कर दिया 1800 रुपये में। अब उसने बोला कि मैं इस तरह से डिस्काउंट दूंगा कि मेरा प्रॉफिट 8% रहना चाहिए। मतलब डिस्काउंट चाहे फिर कितना भी हो, लेकिन मुझे मेरा क्या चाहिए, बस 8% का प्रॉफिट चाहिए, आर्टिकल 1500 रुपये का। अब लॉस प्रॉफिट सारा का सारा जब आप देखोगे किस पे से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे से, और डिस्काउंट हमेशा किस पे से आता है, एमआरपी पे से। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 1500 रुपये, और 1500 रुपये के आर्टिकल पे 8% का अगर प्रॉफिट मांगेगा वो, तो आर्टिकल सेल हुआ 1620 रुपये में। क्योंकि 1500 का जब आप 8% निकालोगे तो 1500 का 8% वैल्यू किसके बराबर आएगी, 120 के। तो 1500 का आर्टिकल कितने रुपए में गया, 1620 रुपये में। अब एक्चुअल में जब आप देखोगे उसने पैसे कितने प्रिंट किए हुए हैं, मतलब जो एमआरपी लिखा हुआ वो कितना लिखा हुआ है, 1800 रुपये। एमआरपी उसने 1800 रुपये प्रिंट किया हुआ है, और 1800 रुपये वाली चीज़ वो कितने रुपए में सेल करने लग रहा है, 1620 रुपये में। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर उसने 180 रुपये कम कर दिए। अब हमारे हिसाब से तो 180 रुपये कम कर दिए, लेकिन 180 रुपये कम करने के बावजूद भी वो प्रॉफिट लेके गया है 8% का। अब उसने यही आपसे पूछा है कि जो उस दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या थी। तो आप बोलोगे सर 180 रुपये छोड़ दिए उसने, किस पे से,
1800 रुपये पे से मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 पे कैंसिल आउट करोगे 10%। मतलब जो डिस्काउंट रहने वाला है यहाँ पे, डिस्काउंट की वैल्यू क्या रहेगी 10%। यही उसने पूछा था कि अगर मैं 20% MRP बढ़ा के लिखूं और 8% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मेरा 8% का प्रॉफिट निकालने के बावजूद भी डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे से आएगा आपका, MRP पे से। और 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 17% का प्रॉफिट कमाता है। 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 17% का प्रॉफिट कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो क्या रहा होगा। अब जो भी डिस्काउंट आएगा सारा का सारा MRP पे से होगा, लॉस प्रॉफिट सारा किस पे से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे से। तो 10% का डिस्काउंट 10 वाला आर्टिकल कितने में गया, 9 में, क्योंकि 10% डिस्काउंट आप बोलोगे 1/10, 10 वाली चीज़ के ऊपर 1 का डिस्काउंट, तो आर्टिकल 9 में है। अब 17% का प्रॉफिट किस पे से आएगा, कॉस्ट प्राइस पे से। 100 वाली चीज़ कितने रुपए में सेल कर दी, 117 रुपये में। जो आर्टिकल एक्चुअल में जो उसकी कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपये है, और 100 वाली चीज़ 117 रुपये में। दोनों जगह पे कॉमन कौन है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू एक जगह पे 9, एक जगह पे 117। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13, 130, 117 और 100। क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये पूछेगा अभी मार्केट प्राइस कितना बढ़ा के लिखा होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो दी हुई उसने। हाँ, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। अब कॉस्ट प्राइस कितना आया, 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 117, डिस्काउंट है 10%, 17% का, 13 रुपये का, सॉरी प्रॉफिट 17%, 13 रुपये का डिस्काउंट, क्योंकि 130 वाली चीज़ कितने में सेल कर दी, 117 में, 13 का डिस्काउंट 130 पे से 10%, ये भी मैच है। अब उसने बोला कि अगर मैं इस आर्टिकल को डायरेक्ट सेल करूं मार्केट प्राइस के ऊपर, मतलब कॉस्ट प्राइस 100, अगर 100 वाली चीज़ को मैं सेल करूं 130 रुपये में, मतलब जो लागत मूल्य है मेरा, अगर उसको मैं डायरेक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर बेच के आता तो लागत कितनी है, 100 की। मार्केट प्राइस कितना लिखा हुआ है, 130। अगर 100 वाला आर्टिकल 130 में जाएगा तो 30 रुपये ज़्यादा किस पे से, 100 पे से। तो उसने प्रॉफिट कमाया कितने का, 30% का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु 40% का डिस्काउंट और 30% का डिस्काउंट, दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, 40% और 30%, और 45% और 20% का, 45% और 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। दोनों का डिफरेंस 12 रुपये के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। एक डिस्काउंट 40% का, एक डिस्काउंट 30% का, और उसने बोला कि एक साइड में वो डिस्काउंट देगा 45% और 20% का। इन दोनों डिस्काउंटों को मिला के उसने एक डिस्काउंट बना दिया, इन दोनों डिस्काउंटों को मिलाने के बावजूद एक डिस्काउंट बना दिया, और जो उन दोनों का डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया 12 रुपये के बराबर। तो यहाँ से क्वेश्चन समझना भी एक बार, कंसेप्ट समझते हैं इसका एक बार। मैं साइड लिख देता हूँ क्वेश्चन को, 40% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, और 45% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट, ये दोनों और ये दोनों डिस्काउंट, इन दोनों का डिफरेंस 12 रुपये, जो उसका क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट समझना भैया। अब एक दुकानदार अगर ये चीज़ बोल दे
कि मैं 2 डिस्काउंट दूंगा लगातार, एक 10% का और एक 20% का। एक दुकानदार ने बोला कि आपको 2 डिस्काउंट देगा लगातार, एक डिस्काउंट 10% का, एक डिस्काउंट 20% का। तो वो दोनों डिस्काउंट अगर कंबाइन कर दिए जाएं तो किसके इक्वल आएंगे? तो ये गलती तो कभी मत करना भी। 10 और 20 दोनों का जोड़ जो 30 आएगा, तो 30 तो कभी भी नहीं पाएगा, हमेशा उनसे कम ही मिलेगा अगर जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आप देखोगे। मान लो 100 रुपए का कोई आर्टिकल है और 100 रुपए के आर्टिकल के ऊपर दुकानदार ने आपको बोला कि 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट 10% का, एक डिस्काउंट 20% का। जब 10% का डिस्काउंट देगा दुकानदार आपको, तो 100 वाली चीज़ कितने रुपए में सेल करेगा? 90 रुपए में। जब दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट आपको दिया तो 100 वाली चीज़ कितने रुपए में गई? 90 रुपए में। अब आगे उसने बोला कि एक डिस्काउंट 20% का और है। अब एक डिस्काउंट जब 20% का और देगा वो, तो 90 वाली चीज़ के ऊपर अब 20% का डिस्काउंट। 90 का 10% कितना है? 9। 10% वैल्यू 9 के बराबर, तो 20% वैल्यू 18 के बराबर। तो 18 रुपये का डिस्काउंट, यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 72 रुपये। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी चीज़ आएगी कि सर अगर पहले 20% का डिस्काउंट दे, बाद में 10% का डिस्काउंट दे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। चाहे पहले 20 का डिस्काउंट दिलवा लो, बाद में 10 का डिस्काउंट दिलवा लो, चाहे पहले डिस्काउंट पहले 10 का, बाद में 20 का, लास्ट में वैल्यू 72 ही आनी है। अब ओवरऑल देखोगे, जब आप 100 वाली चीज़ किसके बराबर चलेगी हमारी? 72 रुपये के बराबर। 100 वाली चीज़ 72 रुपये के बराबर चलेगी, तो ओवरऑल आप बोलोगे कि सर 28 रुपये कम होगी। मतलब एक्चुअल में जब आप देखोगे 100 वाली चीज़ 72 में सेल हुई है, तो 28 रुपये कम हो गए। तो ये 28 रुपये कम किस पे से हुए? 100 पे से। तो जो ओवरऑल डिस्काउंट रहने वाला है यहाँ पे, वो कितना है? 28%। एक तरीका तो ये क्वेश्चन को करने का। दूसरा, आप x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100, जब भी आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो तो इस वे में भी निकाल सकते हो कि x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100। एक्स वाई चाहे आप किसी को मान लो, चाहे इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मान लो 10 मान लिया आपने। 10 प्लस 20 माइनस का 10 गुना 20 बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 20 और 10 30, और 30 माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 28%। यहाँ से भी कितना आया? 28%। तीसरे तरीके से और देखते हैं। 10% का डिस्काउंट, 10 वाली चीज़ 9 रुपये में, और एक डिस्काउंट 20% का। 20% का डिस्काउंट 5 वाली चीज़ 4 में, क्योंकि 2 ही डिस्काउंट उसने बोले हैं। एक डिस्काउंट 10% का, 10% का डिस्काउंट 10 वाली चीज़ कितने में गई? 9 रुपये में। एक डिस्काउंट 20% का, 1/5, 5 वाली चीज़ कितने में गई? 4 में। ओवरऑल 50 वाली चीज़ कितने में गई है? 36 रुपये में। 50 वाली चीज़ 36 में, तो कितने रुपए कम हो गए? 14 रुपये। क्योंकि जो आर्टिकल 50 रुपये का था वो आर्टिकल 36 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए कम कर दिए? 14 रुपये कम कर दिए। और वो 14 रुपये जो कम हुए किस पे से हुए हैं? 50 पे से गुना 100। 50 पे 2, 14 और 2 28। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रहेगा रेशो मेथड से भी, क्योंकि रेशो मेथड से आप इजीली सोल्व कर पाओगे। 10% का डिस्काउंट 10 से 9, 20% का डिस्काउंट 5 से 4। ओवरऑल आपने देखा 50 वाली चीज़ 36 में, लेकिन डिस्काउंट 14 रुपये का। 14 रुपये कम किए किस पे से? 50 पे से, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से कितना आया? 28%। यहाँ से भी 28% आया, यहाँ से भी 28% आया। अब बहुत से बच्चों को ये मेथड भी अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर 3 डिस्काउंट दे दे लगातार,
अब ये बोल दे कि 10%, 20% और 30%। ये नहीं कि अब अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई तो अब भी होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे इन दोनों का आपने एक डिस्काउंट निकाल लिया 28%, जो 10 और 20 का आपने कंबाइंड डिस्काउंट निकाला वो किसके बराबर आया, 28% के बराबर। तो अब क्या करोगे आप, 28 और 30 से फिर ये निकालोगे x प्लस वाई माइनस का xy बटे 100। और एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 10 और 20 का एक इकट्ठा डिस्काउंट दे दिया जाए तो दोनों डिस्काउंट किसके बराबर होंगे। ये गलती कभी मत करना, जो उनका जोड़ आए तो उससे हमेशा कम ही मिलेगी वैल्यू। जैसे यहाँ पे 30, 20, 50 और 10, 60। जब इन तीनों का डिस्काउंट आप चेक करोगे तो 60 से कम ही आएगी वैल्यू, चाहे कुछ भी आए। तो अब उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उसने बोला था कि दो डिस्काउंट दिए गए, एक 40% का और एक फिर 30% का, और एक डिस्काउंट 45% का, एक डिस्काउंट 20% का। उन दोनों डिस्काउंटों का जो डिफरेंस आया निकल के, वो डिफरेंस 12 रुपये रहा। एक डिस्काउंट 40 का, एक डिस्काउंट 30 का, और इस साइड से उसने बोल दिया 45% और 20%। तो अगर भैया आप x प्लस वाई वाले से निकालना चाहते हो तो 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100। यहाँ पे क्या आएगा, 45 प्लस 20 माइनस 45 गुणा 20 बटे 100। क्योंकि दो सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे दिए गए, पहले 40 का फिर 30 का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे दिए गए, पहले 45 का और फिर 20 का। तो 40 और 30 70 माइनस 12, यहाँ पे आया 58%। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, 45 और 2 90, एक जीरो से एक जीरो, 45 और 20 75, सॉरी 45 और 20 65, 65 माइनस का 9 जब आप घटाओगे 56%। जैसा कि मैंने बोला था दोनों का जोड़ जो होगा उससे कम ही मिलेगा। 40 और 30 70, तो किसके बराबर गया, 58 के। और एग्जामिनर ऐसा नहीं है, ऑप्शन पक्का देगा 70% इसके अंदर। 45 और 20 65, ये किसके बराबर गया, 56% के बराबर। अब उसने बोला था कि ये दोनों डिस्काउंट और ये वाले दोनों डिस्काउंट, इन दोनों का जो कंबाइन डिस्काउंट निकल के आएगा एक, और इन दोनों का जो कंबाइन एक डिस्काउंट निकल के आएगा, उन दोनों का डिफरेंस उसके हिसाब से 12 रुपये है। लेकिन अपने हिसाब से कितना आया, 58% यहाँ पे है, 56% यहाँ पे भी है। 58 और 56 जो डिस्काउंट डिफरेंस हुआ हमारे यहाँ से 2% का, अपने हिसाब से डिफरेंस 2%, उसके हिसाब से डिफरेंस 12 रुपये। तो 2% 12 के बराबर, यहाँ से बोलोगे सर 1% 6 के बराबर, और अगर 1% 6 के बराबर तो 100% वैल्यू किसके बराबर रही होगी, 600 के बराबर। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, उसने बोला था कि 40% और 30% का दोनों का एक कंबाइंड डिस्काउंट है, एक 45 और एक 20 का दोनों का कंबाइंड डिस्काउंट है। जब यहाँ से आपने देखा, वह आपने देखना भी 100 मान के निकालो, वहाँ से भी आएगा, रेशो मेथड से निकालो, वहाँ से भी आएगा, x प्लस वाई वाले से हमने निकाला ही है, वहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो x प्लस वाई जो भी आपने मानना है, 40 प्लस 30 माइनस एक्स वाई बटे 100, 40 गुणा 30 बटे 100, 45 प्लस 20 माइनस 45 गुणा 20 बटे 100। तो यहाँ पे 58%, यहाँ पे 56%, दोनों का डिफरेंस 2%। 2% 12 के बराबर, 1% 6 के बराबर। अगर 1% 6 के बराबर तो यहाँ से जो 100% वैल्यू आएगी, 100% वैल्यू आपकी किसके बराबर रहने वाली है, 600 के बराबर। यही उसने पूछा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सॉरी मार्केट प्राइस क्या होगा। यहाँ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10% और 20% अगर दोनों डिस्काउंट दिए जाएं, जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको कि दोनों डिस्काउंटों का कंबाइंड डिस्काउंट आपसे पूछेगा वो, तो 10% और 20% का कंबाइंड डिस्काउंट किसके बराबर चला जाएगा, ये आपका 28% के बराबर। वो अपना सोल्व कर लेना भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक घड़ी का मार्केट प्राइस 720 रुपये है और व्यक्ति इस घड़ी को 550 रुपये 80 पैसे में खरीदता है
दो डिस्काउंट देता है आपको, एक 10% का और उसके बावजूद एक डिस्काउंट और, तो दोनों डिस्काउंट किसके बराबर जाएंगे आपके? तो पहला डिस्काउंट जो 10% का है, एमआरपी कितना है 720 रुपये, और सेल कितने में हुआ आर्टिकल? वो 550 रुपये 80 पैसे में। तो 10% का जब डिस्काउंट दुकानदार ने दिया होगा तो पहला डिस्काउंट किस पे से लगेगा? 720 पे से, और 720 पे जब डिस्काउंट देगा 72 रुपये, तो ये आर्टिकल आपका बचेगा 648 रुपये में। अब आपने मना कर दिया 648 में भी लेने से कि नहीं डिस्काउंट कम है, तो अब दुकानदार ये देखेगा कि उसको एक डिस्काउंट देने के बावजूद और भी प्रॉफिट है या नहीं है। तो फिर आप दुकानदार ने आपको बोल दिया कि मैं एक डिस्काउंट और दूंगा आपको, मतलब 648 वाली चीज़ अब वो कितने रुपए में देगा आपको? 550 रुपये 80 पैसे में। तो यहाँ से जब आप देखोगे कि 648 रुपये पे से 550 रुपये 80 पैसे में आर्टिकल सेल हुआ, 0 2 यहाँ पे बचेगा 7, 14 में से 5 गया 9 और 1। कुछ गलत तो नहीं माइनस कर दिया हमने? यहाँ पे 10 0, 10 में से 8 गया 2, 7, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, 97 रुपये 20 पैसे। अब 97 रुपये 20 पैसे का जो डिस्काउंट है वो सारा का सारा किस पे से आएगा? 648 रुपये पे से। 97 रुपये 20 पैसे जो कम करेगा वो किस पे से कम करेगा? 648 पे से। यहाँ से डेसिमल हटाओगे 100 और एक परसेंटेज के नाम का 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब 10% तो सीधा ही दिखाई दे रहा होगा आपको, मेरे हिसाब से 15% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा। ये 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन देख लो भाई एक बार, उस हिसाब से भी आइडिया आ जाएगा आपको। जो ऑप्शन दिए हैं 12%, 14%, 15%, 15% ही है। तो जो आपका यहाँ पे डिस्काउंट रहने वाला है वो कितना रहेगा? 15%। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 15 पे डिवाइड होगा एग्जैक्ट। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, एक आर्टिकल 720 रुपये का है, एक गाड़ी, और दुकानदार ने बोल दिया कि मैं उसको सेल करूंगा 550 रुपये 80 पैसे में। एक डिस्काउंट उसने बता दिया कि एक डिस्काउंट मेरा किसके बराबर है? 10% के बराबर। तो 720 पे से 10% डिस्काउंट आने के बावजूद वो आर्टिकल कितने रुपए में गया? 648 रुपये में। 720 वाली चीज़ पे एक डिस्काउंट दे दिया 10% का, वो आर्टिकल 648 रुपये में। अब 648 पे से वो आर्टिकल 550 रुपये 80 पैसे में सेल होगा, तो एक डिस्काउंट और दिया गया, तो अगला डिस्काउंट किसके बराबर है? तो 97 रुपये 20 पैसे कम किए गए, किस पे से? 648 पे से। यहाँ से डेसिमल हटाओगे 100, एक परसेंटेज के नाम का 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे डिवाइड करके देखा आपने कितना आएगा? 15%। मतलब जो अगला डिस्काउंट था वो डिस्काउंट किसके बराबर रहा होगा? 15% के बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान X% का डिस्काउंट देकर Y रुपए में बेचा जाता है। एक मकान X% का डिस्काउंट देकर सेल हुआ Y रुपए में, तो उसका सूची मूल्य क्या था? मतलब जो मार्केट प्राइस है, हिंदी में, इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ोगे कि वर्ड मिलेगा आपको मार्केट प्राइस, हिंदी में पढ़ोगे अंकित मूल्य भी लिख देगा, विज्ञापित मूल्य भी लिख देगा, सूची मूल्य भी लिख देगा। तो X% का डिस्काउंट दिया गया, मान लो वो आर्टिकल 100 रुपये का होगा, मान लेते हैं मार्केट प्राइस अगर 100 रहा होगा, तो डिस्काउंट किस पे से आएगा? सारा का सारा मार्केट प्राइस पे से। 100 वाली चीज़ के ऊपर अब दुकानदार ने बोला कि मैं X% का डिस्काउंट तो दूंगा। अब X% का जब वो डिस्काउंट देगा तो 100 पे से जब आप X% निकालोगे तो कितना आएगा आपका? X। और डिस्काउंट लगने के बावजूद जो आता है वो क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मतलब 100 वाली चीज़ पे X% का डिस्काउंट
तो 100 माइनस एक्स, अपने हिसाब से 100 माइनस एक्स, लेकिन उसके हिसाब से वो आर्टिकल सेल हुआ कितने रुपए में, वाई रुपए में। तो 100 माइनस एक्स वाली चीज़ हमारे हिसाब से वाई रुपए में, लेकिन हमारे हिसाब से 100 माइनस एक्स में जानी चाहिए, लेकिन उसने बोला कि सेल कितने में हुई है, वाई रुपए में। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू वाई डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, लेकिन हमने जो मार्केट प्राइस माना है ना, वो एक यूनिट नहीं मान रखा। मार्केट प्राइस हमारे हिसाब से कितना है, 100 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू वाई बटे 100 माइनस एक्स, 100 यूनिट की वैल्यू 100 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से बोलोगे 100 वाई डिवाइड बाई 100 माइनस का एक्स, जो मार्केट प्राइस यहाँ पे रहने वाला है 100 वाई अपॉन 100 माइनस का एक्स। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने एक टाइप डिस्कस की है डिस्काउंट से रिलेटेड। और अगर मैं आज के दिन बात करूं, एट प्रेजेंट के जो आप पैटर्न देखोगे एग्जाम का, प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जामिनर मोस्टली जो क्वेश्चन दे के जाता है, मोस्टली क्वेश्चन वो हिट करता कहाँ से, पिक करेगा क्वेश्चन आपका डिस्काउंट वाले टाइप से, कि मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट देने के बावजूद में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जो भी चैप्टर हमने अभी तक पीछे पढ़े हैं भाई, जिस बच्चे ने सभी चैप्टर कर लिए हैं, उस चैप्टर के बाद सेक्शनल टेस्ट लगाना उन चैप्टरों के। सेक्शनल के अंदर आपको 10 क्वेश्चन भी मिलेंगे, 15 क्वेश्चन भी मिलेंगे, 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट जब आप लगाओगे तो सेक्शनल टेस्ट लगाने से एक वहाँ से जो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा वो अलग ही मज़ा है। और जब कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे तो उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन को निकाल पाओगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूँ वो चीज़ें कि एग्जामिनर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी टिपिकल बना सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब डिस्काउंट ही की बात कर लो, डिस्काउंट है तो फिर एमआरपी में से ही आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सारा का सारा किस पे से होगा, कॉस्ट प्राइस पे से होगा। ये तो नहीं कि बदल देगा एग्जामिनर इस चीज़ को। अब तो प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ के अंदर उतनी स्पीड इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का तो यही क्वेश्चन रहता है कि सर क्वेश्चन घर पे तो निकल जाते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर नहीं निकलते। और जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं निकल पाते, एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कि कोई अलग क्वेश्चन पूछ लिया उसने, वो हमने बस एक मेंटली प्रेशर बना रखा है, या कहीं ना कहीं हमारी स्पीड की कमी रहती है कि हम उस फ्लो के अंदर क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर नहीं सोल्व कर पाते। और अगर वो फ्लो आपने लेकर आना है तो वो फ्लो आएगा आपके अंदर कहाँ से, कि जब आपकी प्रैक्टिस हद से भी ज़्यादा होगी। जब आपने एक चैप्टर को 4 से 5 बार अपने हाथ से निकाल रखा होगा, उसके सेक्शनल टेस्ट लगा रखे होंगे, चैप्टर के सारे चैप्टर टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, तो वहाँ से एक न्यारा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा और वही चीज़ आपने लेके आनी है। तो जो आज की हमारी क्लास है, हम उस क्लास को यहीं तक रखेंगे। पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर अगर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो कि सर ये समझ में नहीं आया, या वो पॉइंट दोबारा से करवा देना एक बार, तो आपको कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया जाता है, कमेंट के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं। या पिछली क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी तो पिछली क्लासेस देख लें। जिस बच्चे ने कर ली है और उनके ऊपर बेस प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं और कोई क्वेश्चन आपसे ना हुआ हो, तो व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप व्हाट्सअप के ऊपर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर उस लेक्चर का रिव्यू ज़रूर दिया करो, क्योंकि हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम करता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि बच्चों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या था, ऑफलाइन के अंदर तो टीचर क्या करता है, बच्चे का चेहरा देख के चीज़ बता देगा कि इस बच्चे को चीज़ समझ में आई है नहीं आई है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर टीचर हमेशा बस यही समझता है कि जो मैंने पढ़ा बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तभी ऑनलाइन के अंदर एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार रिपीट किया जाता है। जैसे मैं 3 से 4 बार हर एक क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ रिपीट करूँ। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे जो समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।